So now after imbibition and diffusion, the next concept we are going to study is osmosis. तो osmosis पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, उसके बारे में देख लेते हैं. Try this at your home. Take 10 ml of pure water in a suitable glass vessel. कांच के वेसल में हमको पानी लेना है, plain water, pure water, okay, no impurities in it, and put 2 to 3 raisins यानी मनुका, okay, in it, and observe. They have given कि changes in raisins since the time you put them in the water till they become fully swollen. मनुका पानी में भिगोने डालते हैं हम लोग, तो वो थोड़ी देर के बाद फूल जाता है, बराबर है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. बट एग्जैक्टली उसमें होता क्या है, तो दैट इज दे बिकम टर्जिड, फूल जाते हैं, मतलब टर्जिड हो जाते हैं. तो वाई डिड द रेजिन्स बिकम टर्जिड? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? कि जो रेजिन्स होते हैं दे हैव लॉट ऑफ शुगर्स इनसाइड देम, सो देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स यानी कि द particles is more inside them. Moisture कम रहता है ना, raisins are in dry form. तो now when you put them in pure water में solutes नहीं है, solvent ही ज़्यादा है. तो what you can see is osmosis ये concept होएगा. In osmosis the liquid will move across the semi-permeable membrane. अभी यहाँ पे raisins का cell membrane is acting like a semi-permeable membrane. So the liquid will move across the membrane. Obviously starting में along the concentration gradient ही जा रहा है वो, from a higher concentration of water to a lower concentration of the water that is outside the water is having high concentration. तो वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है. अभी वो अंदर की तरफ क्यों गया ना? अगर मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो वो तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑस्मोसिस का लॉ फॉलो हो रहा है. एक्चुअली वो पानी अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूट्स का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द सोल्यूट्स, और रेजिन्स के अंदर द सोल्यूट्स आर मोर. तो उसको रिड्यूस करने के लिए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए वो वाटर अंदर जाता है. और इससे क्या होगा कि अभी पानी अंदर जाता रहेगा, तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको हम लोग एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे. तो वाटर इज मूविंग इनसाइड द सेल, ओके, बिकॉज सराउंडिंग सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक या डाइल्यूट सोल्यूशन है. यहाँ पे तो प्योर सॉल्वेंट है, एंड द वाटर, प्योर वाटर, एंड द रेजिन्स के अंदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इज मोर, इसीलिए द वाटर विल मूव इनसाइड. ये तुम लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हो, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस. देन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दे आर सेइंग टेक 10 ml ऑफ प्योर वाटर एंड ऐड 5 grams ऑफ आइदर शुगर या सॉल्ट टू इट. तो अभी हम लोग वो सोल्यूशन बना रहे हैं शुगर या सॉल्ट का, एंड देन उसमें हम लोग ये फूले हुए रेजिन्स अगर डाल देंगे तो क्या होगा? ऑब्जर्व द चेंजेस इन द रेजिन्स. द रेजिन्स विल स्टार्ट श्रिंकिंग. क्यों? क्योंकि बाहर अभी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाया हमने शुगर या सॉल्ट का, तो अभी रेजिन्स में से वाटर फिर से बाहर आने लगेगा, बाहर के सोल्यूट्स को डिसॉल्व करने के लिए. तो ऑस्मोसिस ही फॉलो होगा अगेन. एंड नाउ ऑस्मोसिस का लॉ क्या है? द लिक्विड विल मूव from lower concentration of solute to higher concentration of solute. Mark my words, I'm talking about the solutes, the particles, okay. So the water will move from the raisins outside. तो exoosmosis होएगा, इसलिए वो रेजिन क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, उसमें से पानी निकलना शुरू होएगा. So what changes did occur? I told you in raisins, and why I told you the reason. इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारे नोट्स में भी दिया हुआ है कि एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्यों होता है और कैसे होता है. देन सो वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर सोल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करो तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, द वाटर इज मूविंग टू डिसॉल्व देम. Then and across a semi-permeable membrane, ये क्राइटेरिया फॉर ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन में देयर इज नो मेम्ब्रेन, ओके. एंड जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो सेल स्वेलअप हो जाता है, और जब एक्सोऑस्मोसिस होता है तो वो श्रिंक हो जाता है या फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है. देन ये एक्सपेरिमेंट्स तुम लोग स्कूल में भी पढ़ चुके थे ऑस्मोसिस के बारे में. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस अगेन, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में दिया है कि इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल. तो हमने डिफ्यूजन जो पढ़ा वहाँ पे वाटर सॉइल में से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आया, सॉरी इम्बिबिशन में. देन अगेन वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो आया है वहाँ से वो साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी लो, इसलिए वहाँ पे वो अंदर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में. ऑस्मोसिस ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ओनली ऑफ द सॉल्वेंट
डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैसेस कुछ भी डिफ्यूज हो सकता है, बट ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड मूव होएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन में देयर वाज नो मेम्ब्रेन, रिमेंबर दिस थिंग. तो साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल में मिनरल्स है, शुगर्स है. तो इन अदर वर्ड्स द सोल्यूशन इनसाइड द सेल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सोल्यूट्स हैं. एंड आउटसाइड द सेल इट इज़ अ वीक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं. Therefore, the solvent यानी कि the liquid will move from the weaker solution and enters into the cell, cytoplasm. मतलब weaker से stronger की तरफ गया, weak solution से strong solution की तरफ गया, तो outside से inside गया cytoplasm की तरफ through the semi-permeable membrane, that is a plasma membrane. This type of migration of the solvent is called as osmosis. Okay, then तो वाटर एट द इंटरफेस, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पानी आया है बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन, नाउ इट विल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस. तो सब कुछ यूज हो रहा है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस. ओके, देन विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन, मतलब जिस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन है उस हिसाब से ही वो माइग्रेशन ऑफ वाटर होता है एंड दैट इज ऑस्मोसिस होता है. तो 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमको दिखते हैं. हाइपोटोनिक मतलब वीक सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है इसलिए स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट बोला है, लेकिन सॉल्यूशन इज वीक सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट्स कम है. सो उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? व्हाट इज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन? इट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कम है इसलिए ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इज लो एंड इट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो हाइपोटोनिक बोलेंगे. व्हाट इज हाइपरटोनिक? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्वेंट कम रहेगा लेकिन सोल्यूट्स ज़्यादा रहेंगे. सोल्यूट्स ज़्यादा है इसलिए ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाई. देन आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मतलब क्या? यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इज ऐसा इस तरह से, मतलब सेल के अंदर का और सेल के बाहर का दोनों सॉल्यूशंस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के हैं, इसलिए नाइदर द वाटर इज मूविंग इनसाइड द सेल नॉर इट इज गोइंग आउटसाइड द सेल. So it is balanced. So concentration outside and inside the cell is same. ऐसे वक्त में वो दोनों solutions कैसे हैं? Isotonic. Okay. Then next is osmosis में I told you when the solution is moving inside the cell it is endoosmosis. When it is moving outside the cell it is exoosmosis. So exoosmosis is migration of the solvent यानी कि the liquid from the cell आउटसाइड, मतलब सेल में से बाहर जाता है, जिसकी वजह से सेल कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड, मतलब चपटा या श्रिंक हो जाएगा. एंडोऑस्मोसिस में माइग्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनसाइड द सेल होता है, मतलब सॉल्वेंट बाहर से सेल के अंदर आता है, जिसकी वजह से सेल फूल जाता है, दैट इज इट बिकम्स टर्जिड, स्वलन हो जाता है. साइटोप्लाज्म बिकम्स टर्जिड. टर्जिडिटी की वजह से क्या होएगा? सेल के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड द टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल, जिसको टीपी लिखते हैं. ये टर्जर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टर्जिड सेल सैप, सेल सैप यानी कि जो अंदर कंटेंट है, दिस प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल. इन अ फुल्ली टर्जिड सेल डीपीडी यानी कि डीपीडी का हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. अभी रिक्वायरमेंट या थर्स्ट ऑफ द सेल बिकम जीरो ना, क्योंकि वो फूल चुका है, पूरा कंप्लीटली स्वेलअप हो चुका है पानी अंदर लेके. सो द डीपीडी इज जीरो या वाटर पोटेंशियल इज जीरो. तो अभी और पानी अंदर नहीं आएगा, तो पूरा टर्जर प्रेशर अभी एक्सर्ट होएगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे. सेल वॉल तो थिक होता है और रिजिड भी होता है, इसकी वजह से वो काउंटर प्रेशर देगा ऑन द सेल सैप, तो उल्टा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सेल सैप. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द cytoplasm is called turgor pressure and the pressure exerted by the cell wall is called as the wall pressure. ठीक है, टर्जर प्रेशर को टीपी लिखते हैं, वॉल प्रेशर को डब्ल्यूपी लिखते हैं. तो जब एक सेल पूरी तरह से फूला हुआ है तो अंदर का प्रेशर और सेल वॉल का प्रेशर दोनों इक्वल रहता है, इसीलिए सेल बर्स्ट नहीं होता. जब ये प्रेशर्स अनइक्वल रहेंगे, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है सेल वॉल के प्रेशर से, तो सेल बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जनरली इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, वो फूले हुए सेल में टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी, बट बोथ द प्रेशर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो अगर सेल प्रेशर साइटोप्लाज्म का प्रेशर इस डायरेक्शन में तो वॉल प्रेशर इस डायरेक्शन में, सो दे आर ऑपोजिंग ईच अदर. देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी उसके बारे में बात करेंगे. नाउ ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज़ नथिंग बट ऑस्मोसिस की वजह से जो लिक्विड अंदर आया है उसका जो प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इट इज लाइक द टर्जर प्रेशर ओनली. तो प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द ऑस्मोटिक प्रेशर. देन टॉकिंग फर्दर अबाउट ऑस्मोसिस ओनली, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो अंदर बना.
ओके, एंड इट इज़ विच इज़ रिक्वायर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो अंदर डेवलप होएगा, सोल्यूशन जो अंदर बन रहा है उसका जो प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर की वजह से इट विल स्टॉप द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल। जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा, बाहर से अंदर आने वाला लिक्विड रुकने लगेगा, ठीक है, तो बाहर से सेल के अंदर और लिक्विड नहीं आएगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑपोजिंग द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट। So osmotic pressure of a solution is actually equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent the flow of solvent across a semi-permeable membrane. Simple language में बोलेंगे तो osmotic pressure is preventing the entry of more solvent inside the cell. Therefore DPD, that is diffusion pressure deficit या water potential जो बोला है तुमने, that is equal to that is the thirst of the cell is equal to the osmotic pressure minus TP, turgor pressure. ओके, नाउ इसमें टर्जर प्रेशर हमने बोला इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो वो टीपी को हम लोग डब्ल्यूपी से रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ ये कैलकुलेशन फॉर्मूला बनाया है। इन अ फ्लैसिड सेल, चपटे सेल में, और टर्जर प्रेशर तो जीरो रहेगा ना, क्योंकि अंदर कोई प्रेशर ही नहीं बना है। तो टर्जर प्रेशर अगर जीरो हो गया तो डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विल बिकम इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एंड इन अ टर्जिड सेल, फूले हुए सेल में what will happen is DPD becomes zero ना, तो DPD अगर जीरो हो गया तो ये TP को अगर मैं इस साइड पे ले लूँ तो TP विल बिकम इक्वल टू OP। तो अगर फूले हुए सेल में कैसा होता है, सिंस द DPD, क्योंकि और थर्स्ट नहीं है सेल को तो और पानी नहीं लेगा, तो DPD बिकम्स जीरो। सो उस वक्त टर्जर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए मैंने बोला तुम लोग को कि अंदर जो सोल्यूशन आएगा उससे जो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज द टर्जर प्रेशर ओनली, एंड दैट इज ओनली द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए TP इज इक्वल टू OP लिखा है। क्लियर? नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्जर प्रेशर इज, जो अंदर प्रेशर बढ़ेगा इट कीप्स द सेल एंड द ऑर्गेनल स्ट्रेच, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, वो सेल का शेप मेंटेन रखता है, सपोर्ट देता है नॉन वुडी टिश्यूज को ताकि वो सेल का शेप मेंटेन रहे और स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। सेल एनलार्जमेंट के वक्त ड्यूरिंग ग्रोथ अगेन ये प्रेशर काम का है, एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन में कंट्रोल रहता है। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू रूट्स होता है, सेल का टर्जिडिटी मेंटेन रहेगा तो सेल का शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट, तो सेल के अंदर पानी रहेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, तो ड्रॉट से प्लांट बचा रहेगा, एंड इवन बाय फ्रॉस्ट, ओके, एक्सट्रीम कंडीशन से प्लांट को बचा के रखेगा। लीफलेट्स को ड्रूप होने से बचाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस से सेल का शेप मेंटेन रहता है तो टिश्यू मेंटेन रहेगा, तो लीफलेट्स या लीफ ड्रूप नहीं होंगे। एंड टच मी नॉट प्लांट में तो ये ऑस्मोसिस का कंसेप्ट ही काम में आता है। वो मिमोजा प्लांट, लाजारूचं झाड सगळ्यांना माहिती आहे, ओके। इफ यू टच दैट लीफ, द लीफ क्लोजेस, द लीफलेट्स, व्हाई डू दे क्लोज? बिकॉज उसके सेल में टच स्टिमुलस की वजह से ऑस्मोसिस होता है, लेकिन कौन सा? एक्सो ऑस्मोसिस। तो सेल में से पानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स में चला जाता है, तो सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, सारे सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, तो लीफलेट्स क्लोज हो जाते हैं, तो वो पूरा लीफ क्लोज होता है। लेकिन कुछ ही देर में वापस वो पानी अंदर चला जाता है सेल के, दैट इज एंडो ऑस्मोसिस, और वो लीफ खुल जाते हैं। तो इस तरह से ऑस्मोसिस उन पत्तों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट करवाता है, ठीक है। Then next we will talk over here is regarding facilitated diffusion. Now अभी पहले के लेक्चर में हमने देखा imbibition and diffusion. Then in this lecture we have talked about osmosis. Now और एक concept है facilitated diffusion. Simple diffusion हमको पता है, from higher concentration to lower concentration the things move, whether it is solid, liquid or gas. जनरली लिक्विड और गैसेस का मूवमेंट होता है। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है, यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स when it is mediated by a carrier, it is called facilitated diffusion, okay। तो there is no active, no energy expenditure, it is a passive transport only, but यहाँ पे absorption of solutes जो है वो किसी और molecule की मदद से हो रहा है, carrier की मदद से, इसलिए उसको facilitated बोला है, facility दिया है ना। then particles generally that are lipid soluble, जो फैट सोल्यूबल है, दे कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू द लिपोप्रोटीनेशियस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड लेयर है और उसमें बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो फैट में सोल्यूबल है वही इसके आर पार जा सकते हैं ना इस सेल मेम्ब्रेन के। डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स, जो वाटर सोल्यूबल सोल्यूट्स है ना, उनको ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनका ट्रांसपोर्ट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड बिकॉज उनका डिफ्यूजन अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन इज डिफिकल्ट।
देन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन प्रोटीन्स की वजह से ओपनिंग्स बनती है और उन ओपनिंग्स में से ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग एक्वापोरेंस बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए पोरस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये बीच में, एंड ये आयन चैनल्स भी बनाते हैं ताकि कुछ आयन मॉलिक्यूल्स यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। देन ये प्रोटीन्स जो है सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करवाते हैं बट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑब्वियसली प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इवन इफ इट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मूव होंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके।